हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैप्टर हम पढ़ रहे थे लेसन 2 सॉल्यूशन। तो फिर से उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं आज की वीडियो में। सॉल्यूशन या विलेन के नाम से आप जिसे जानते हैं, आपकी केमिस्ट्री की बुक के पार्ट 1 का ये सेकंड चैप्टर है। तो इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज। तो आप सब जानते हैं कि हम इस वीडियो में इन लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम इन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का टॉपिक है परासरण दाब और अणुभार में संबंध। इसके लिए आपको परासरण दाब पता होना चाहिए, और परासरण दाब को इंग्लिश में ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो आप उसके लिए मेरी लास्ट वाली वीडियो को प्रॉपर पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए, ताकि आपको परासरण दाब प्रॉपर समझ आ जाए। और इस चैप्टर को समझने के लिए मेरी सारी वीडियोस को पढ़ लीजिए, मेरी सारी वीडियोस को चेक कर लीजिए, अच्छे से उनसे पढ़ लीजिए, ताकि चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए और आगे की चीज़ों में प्रॉब्लम ना आए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। ओके। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को फिर से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड नेक्स्ट थिंग, इन वीडियोस से आपको ये फ़ायदा है कि इन वीडियोस से आपके नोट्स भी आपके पास सिक्योर रह सकते हैं। आप सबको स्क्रीन पर नोट्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप उन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास नोट्स को भी सिक्योर करके रख सकते हैं। तो इन वीडियोस से आपको ये फ़ायदा होने वाला है। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है परासरण दाब और अणुभार में संबंध। जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि परासरण दाब और अणुभार में ये संबंध है। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये थियोरेटिकल पोर्शन नहीं है। और क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैं आज की वीडियो में से ले रही हूँ। इसके न्यूमेरिकल्स को मैं न्यूमेरिकल वाली वीडियो के अंदर ले लूँगी। तो जहाँ पर अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर m बराबर जो है वो विलायक का अणुभार है। m बराबर क्या है? विलायक का अणुभार। क्योंकि अणुभार में संबंध है, तो ये m बराबर जो है वो विलायक का अणुभार है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका W यहाँ पर विलय का भार है, वो भी ग्राम में। विलय का भार स्पेशली ये किस में होना चाहिए? ग्राम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है R जो है वो है गैस नियतांक। R बराबर जो है वो है गैस नियतांक। लास्ट वाली वीडियो को पढ़ लीजिएगा, उससे आपको ये R जो है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यूज़ किया है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था क्या यहाँ पर क्या है? गैस नियतांक। तो इसलिए लास्ट वीडियो को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद T यहाँ पर ऑब्वियसली तापमान है। T सबको पता होता है कि T क्या है? तापमान। इसके बाद आता है आपका V यहाँ पर आयतन है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद आता है आपका पाई इंपॉर्टेंट है। पाई यहाँ पर परासरण दाब है। क्या है? परासरण दाब, जिसमें आपको संबंध बताना है। यहाँ पर परासरण दाब है। तो परासरण दाब और अणुभार में ये संबंध होता है कि यहाँ पर m बराबर क्या होता है? WRT अपॉन पाई और v। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर आपको सारी वैल्यूज़ दे रखी होंगी, कोई एक पूछी जाएगी तो वो आपको निकालनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है, ये 3 विलयन हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आता है समपरासरी, सेकंड अतिपरासरी और चौथा आता है अर्धपरासरी। इनको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि इन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो समपरासरी जो होता है उसको बोला जाता है आइसोटोनिक। क्या बोला जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? समपरासरी विलयन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अतिपरासरी विलयन। अतिपरासरी विलयन को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। इसको इंग्लिश में हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट अधपरासरी, और अधपरासरी को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको पता होना चाहिए। आप 12th के बच्चे हैं, आपको दोनों में लैंग्वेज में नॉलेज होनी चाहिए। तो इन तीनों विलेनों के बारे में आपको इनकी डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं आगे। ये आपको इनकी हेडिंग समझ आ गई होंगी। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला है समपरासरी विलयन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोनिक विलयन। अब ये होते क्या हैं, ये आपसे ये कहते हैं। अच्छा, यहाँ जो ओपी लिखा हुआ है, इस ओपी का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, ओपी का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब परासरण दाब। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बोलते हैं परासरण दाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके,
तो ये आपसे कह रहा है कि समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब, ओपी मतलब परासरण दाब, समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी मतलब जिनके परासरण दाब समान है उनको समपरासरी विलयन कहते हैं। पर एक कंडीशन भी है, कंडीशन ये है कि तापमान जो है वो भी समान होना चाहिए। इन्होंने बोला समान तापमानों पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन। नेक्स्ट आता है आपका अतिपरासरी विलयन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। इसके लिए इन्होंने ये बोला कि समान ताप पर, तापमान कैसा होना चाहिए, समान ताप पर, समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे बोलते हैं हम अतिपरासरी विलयन। यहाँ पर दो विलयन रखे हुए हैं, ये एक विलयन है, ये एक विलयन है, दो प्रकार के विलयन हैं। इन दोनों विलयनों का टेम्परेचर सेम है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब तापमान जो है वो समान हो गया। इस तापमान पर दोनों विलयनों में से, चाहे इसमें से चाहे इसमें से, जिसका भी परासरण दाब अधिक होगा, सपोज कर लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ये बी वाले का जो परासरण दाब है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादा है, तो ये विलयन क्या कहलाएगा, अतिपरासरी। क्या कहलाएगा, ये बी वाला विलयन कहलाएगा अतिपरासरी। और इफ अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों विलयनों का परासरण दाब समान होता तो ये विलयन क्या कहलाते, दोनों ही समपरासरी विलयन। लेकिन अगर एक का ज़्यादा और एक का कम होगा तो ज़्यादा वाला कहलाएगा अतिपरासरी विलयन, और जिसका कम होगा वो कहलाएगा अधपरासरी विलयन। उसको भी आगे हम देख लेते हैं। अधपरासरी विलयन ये आपसे ये कहता है कि समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधपरासरी विलयन। सेम कंडीशन है, एक हमने ये बाउल लिया, एक हमने ये बाउल लिया, इसके अंदर हमने सॉल्यूशन भरा, इसके अंदर भी हमने सॉल्यूशन भरा, टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, इसको हमने ए नाम दिया, इसको हमने बी नाम दिया। इसका परासरण दाब ज़्यादा है, इसका परासरण दाब कम है, तो जिसका परासरण दाब कम है उसको हम क्या बोलेंगे, अधपरासरी विलयन, और जिसका परासरण दाब ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अतिपरासरी विलयन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आगे एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है विच इज़ प्रतिलोम परासरण, जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में इसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, आप लोग शॉर्टकट में से जानते हैं आरओ, आरओ सिस्टम सब जानते हैं। तो आरओ जो होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस, उसका पूरा नाम है, वो इसी टेक्निक पर वर्क करता है। तो वो टेक्निक हमको यहाँ पर दी हुई है कि किस तरीके से आरओ में वर्क होता है और किस तरीके से वहाँ पर जल का शोधन होता है, जल का प्यूरिफिकेशन होता है। तो वो हम थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो ये हमसे बोलता है कि यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, अगर हमने विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया, अब मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ परासरण दाब तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप पीछे वाली वीडियो नहीं पढ़ेंगे। तो पीछे वाली वीडियो पढ़िए ताकि परासरण दाब प्रॉपर समझ आ जाए। इसने बोला कि यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा को उल्टा किया जा सकता है। अब अगर किसी सॉल्यूशन पे परासरण दाब लगना था 5 का और हमने उसके ऊपर 10 का लगा दिया, सपोज कर लीजिए हमने क्या किया, उसको ज़्यादा कर दिया, तो परासरण दाब क्या हो जाएगा, परासरण दाब की जो दिशा है वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, जिससे शुद्ध विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से पारगमन करता है। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, इसके लिए भी आप लास्ट वीडियो चेक कीजिएगा तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। इसमें बोला गया कि यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाएगा तो परासरण की दिशा को उल्टा किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, जिससे शुद्ध विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से पारगमन कर जाएगा। मतलब कि वो जो शुद्ध विलायक है वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से बाहर निकल जाएगा, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम शुद्ध विलायक को विलयन से बाहर निकालना नहीं चाहते थे। लेकिन अब क्या होगा कि शुद्ध विलायक जो है वो विलयन से बाहर निकल जाएगा और यह प्रक्रम आरओ कहलाता है। आरओ में आप क्या देखते हैं, आरओ में आप यही देखते हैं कि जो शुद्ध पानी होता है, जो प्योर पानी होता है वो तो आपके पास नीचे पीने के लिए आ जाता है। जैसे कि ये आरओ है, इसके अंदर ऊपर कुछ सिस्टम्स लगे रहते हैं और उसके बाद जो शुद्ध प्यूरिफिकेशन वाला पानी होता है वो आपके पास नीचे कलेक्ट हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये ऊपर से क्या करते हैं कि जितना परासरण दाब लगाना था उससे ज़्यादा परासरण दाब लगा देते हैं, जिससे इस फिल्टर के अंदर जो अर्धपारगम्य झिल्ली थी उससे जो शुद्ध पानी होता है वो बाहर निकल कर आ जाता है और आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम परासरण या फिर आरओ कहते हैं।
ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है जल शोधन में। जल के शोधन में ऑब्वियसली इसका उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? कि जब समुद्री जल पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है। जब हम समुद्र का जल या नमक वाला जो पानी होता है, खारा पानी जो होता है, उसके ऊपर जब परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है, तो शुद्ध जल जो होता है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से समुद्री जल से निष्कासित हो जाता है। मतलब कि जो शुद्ध जल था वो नमक वाले पानी से अलग हो जाता है। जो सॉल्ट्स होते हैं उनको अलग कर देता है, और जो पानी पानी होता है, जो शुद्ध जल था, वो अलग हो जाता है और आपको शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जल का शोधन होता है और इस तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस वर्क करता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो परासरण दाब वाला टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। हम पढ़ रहे थे विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म। विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म 4 थे। परासरण दाब पहला टॉपिक था। तो आज हमारा ये परासरण दाब का टॉपिक जो है वो खत्म होता है, क्योंकि परासरण दाब के अंदर ही ये विलयन आते हैं, समपरासरी, अतिपरासरी, अधपरासरी, और उसी के अंदर ये रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस भी कंप्लीट होती है। तो इसी के साथ हमारा ये जो परासरण दाब का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है आज। ओके।